Hello students, myself Gaurav Mishra. Today we will discuss NTA NEET based test number 79 chemistry paper. Let's see how the test paper was and how much can be considered a good score in this test paper. Let's begin. The first question that we have in front of us, what is the correct sequence of the following electromagnetic radiations arranged in the increasing order of energy? मतलब यहाँ पर आपको फोटॉन्स की एनर्जी के बारे में बताना है. इस रेडिएशन के जो फोटॉन्स होंगे उनकी एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा. हम जानते हैं कि एनर्जी ऑफ फोटॉन वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. अब अगर हम वेवलेंथ के ऑर्डर में अरेंज करें तो विजिबल लाइट की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, फिर एक्स रेज और गामा रेज की वेवलेंथ सबसे कम है. तो एनर्जी का ऑर्डर जो है ना वो ऑपोजिट हो जाएगा. जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है उसी के फोटॉन्स की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी. ठीक है ना. तो थर्ड, देन फर्स्ट, देन सेकंड, दैट वुड बी आपको अपन को बनाना है इंक्रीजिंग ऑर्डर. इंक्रीजिंग ऑर्डर ये हो जाएगा 2 1 3. 2 की एनर्जी सबसे कम और 3 की एनर्जी सबसे ज़्यादा, जो कि अपन को दिख रहा है फोर्थ ऑप्शन में. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 4 होगा. ठीक है. कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन. यहाँ पर अपन को वॉल्यूम के टर्म्स में स्टोइशियोमेट्री अप्लाई करनी है. 1.2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन है, 1.12 लीटर ऑफ क्लोरीन है. रिएक्ट कराया गया, रिएक्शन से HCl बनेगा जैसा कि ऑप्शंस में देखकर जाहिर हो रहा है. ठीक है ना. तो आपको बताना है जो मिक्सचर है उसका कॉम्पोजिशन क्या है बाय वॉल्यूम. यहाँ पर ये माना जाएगा कि जो गैसेज हमारे पास हैं वो सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर हैं. द रिएक्टेंट्स आर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर. द प्रोडक्ट इज ऑल्सो बीइंग फॉर्म्ड एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर. तभी हम वॉल्यूम को मोल्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं. इस क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम को मोल्स की तरह ट्रीट करना है. तो शुरू में आपके पास 1.2 लीटर हाइड्रोजन है, 1.12 लीटर क्लोरीन है, HCl है नहीं. आप देखेंगे दोनों के कोफिशिएंट्स इक्वल हैं. इसका मतलब जिसका वॉल्यूम कम होगा वही लिमिटिंग रिएक्टेंट है. वॉल्यूम क्लोरीन गैस का कम दिख रहा है, HCl इनके कंजम्पशन का डबल बन जाएगा. तो लेटर ऑन या फाइनली आप देखेंगे कि H2 बचेगा 0.08 लीटर, क्लोरीन नहीं बचेगा, और HCl बन जाएगा 2.24 लीटर. तो 0.08 लीटर एंड 2.24 लीटर ये आंसर होने चाहिए. चारों ऑप्शंस में आप देख रहे हैं कि जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो गायब है. फिर भी अगर मैं सिर्फ प्रोडक्ट के अमाउंट से जज करूं और रिमेनिंग के अमाउंट से जज करूं तो वो ए ऑप्शन में बैठ रहा है सही. ठीक है ना. यहाँ पर अपन को ये बताना था कि कौन सा रिएक्टेंट बचेगा और प्रोडक्ट कितना बनेगा. तो वो चीज़ें अपन को फर्स्ट ऑप्शन में ही सही दिखाई दे रही हैं. तो सेकंड का आंसर ए. कमिंग टू थर्ड क्वेश्चन. AlCl3 फ्यूम्स इन एयर. AlCl3 से कोई गैस रिलीज होती है एयर में. ऐसा क्यों होता है? इसका कारण एक्चुअली मॉइस्चर के साथ होने वाली रिएक्शन है. AlCl3 एयर में प्रेजेंट मॉइस्चर या वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट करता है और हाइड्रोलाइज हो जाता है. इस प्रोसेस में AlOH होल थ्राइस बनता है. एट द सेम टाइम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस भी रिलीज़ होती है. इस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के रिलीज़ होने के कारण ही फ्यूम्स अपीयर होते हैं. तो इसका रीज़न होगा हाइड्रोलिसिस. ब्रेकिंग ऑफ AlCl3 बिकॉज ऑफ वाटर वुड बी कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस. ठीक है ना. तो सही प्रोसेस का नाम है हाइड्रोलिसिस. कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन. विच वन हैज़ अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. किसके स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब ऐसा बॉन्ड जिसके दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम ने दिए हो और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हो. NaCl और O2 में तो कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है. NaCl में आयनिक बॉन्ड है, O2 में सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, इक्वल कंट्रीब्यूशन से बनने वाले कोवेलेंट बॉन्ड्स. AlCl3 में एक्चुअली कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है. AlCl3 में ब्रिज्ड बॉन्ड्स होते हैं. 3 नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं. इसके अलावा एल्यूमिनियम को एक दूसरे AlCl3 यूनिट के क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन पेयर मिलता भी है. ठीक है ना. इस तरह की बॉन्डिंग होती है यहाँ पर Al2Cl6 में. तो ये जो एरो से दिखाए गए बॉन्ड्स हैं ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हैं. Al2Cl6 में कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है. वैसे तो BCl3 में भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है
क्लोरीन के पास लोन पेयर है और बोरॉन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, उसमें क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया जा सकता है, ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही होगा। पर क्योंकि वो प्रोसेस ज़्यादा नहीं होती है, ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, BCl3 का करेक्ट ल्यूइस स्ट्रक्चर इसी को माना जाता है जिसमें बोरॉन की ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो। इस वजह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड की प्रेजेंस हम BCl3 में इग्नोर कर रहे हैं और इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए। फोर्थ का आंसर ए। कमिंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एरोमेटिक कैरेक्टर। तो यहाँ पर अपन को चाहिए एक रिंग जिसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हों। अगर आप ऑप्शन एक एक करके देखें, फर्स्ट केस में साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कैटायन बोला गया है, इसमें तो कंप्लीट कॉन्जुगेशन है बट ओनली 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। साइक्लोपेंटाडाइइनाइल रेडिकल अगर आप लेंगे तो इसमें भी रेजोनेंस होगा बट देयर वुड बी ओनली 5 पाई इलेक्ट्रॉन्स। दो तो डबल बॉन्ड से आ रहे हैं, दो डबल बॉन्ड से आ रहे हैं और एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5 पाई इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन अगर आप लेंगे तो इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं जो कि पूरी रिंग में डीलोकलाइज हो रहे हैं। ये रिंग प्लेनर भी है, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड भी है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, यही रिंग एरोमेटिक होगी। साइक्लोपेंटाडाइइन में तो पूरी रिंग में रेजोनेंस आ ही नहीं रहा है, ये तो आइसोलेटेड डाइइन है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर सी। कमिंग टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू 0.1 मोलर H2SO4 सोल्यूशन। अब आपको ये पता होना चाहिए कि H2SO4 एक डाइप्रोटिक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये 2 स्टेप्स में डिसोसिएट करता है। इसका पहला स्टेप 100% डिसोसिएशन का होता है जिस वजह से ये स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाता है। दूसरे स्टेप में इसका फर्दर डिसोसिएशन होता है जिसमें HSO4- डिसोसिएट होगा और बनाएगा H+ आयन प्लस सल्फेट आयन। ठीक है, तो अगर पहले स्टेप में अपने पास 1 मोलर H2SO4 था, सपोज 0.1 मोलर H2SO4 है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ये 0.1 मोलर पूरा का पूरा डिकम्पोज होकर 0.1 मोलर H+ आयंस एंड 0.1 मोलर बाइसल्फेट आयंस ज़रूर बनाएगा, लेकिन ये 0.1 मोलर बाइसल्फेट आयंस फर्दर कंज्यूम होंगे सेकेंड वाली रिएक्शन में और सल्फेट आयंस बनाएंगे। एट द सेम टाइम H+ आयंस भी बनेंगे। H+ आयंस का टोटल अमाउंट 0.1 + X हो जाएगा। ठीक है, तो H+ आयन का अमाउंट 0.1 + X, बाइसल्फेट आयंस का अमाउंट 0.1 - X। तो किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हुई? ऑब्वियसली H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बाइसल्फेट आयंस से ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि H+ आयंस 2 स्टेप में बन रहा है और HSO4- आयन एक स्टेप में बन रहा है और दूसरे स्टेप में कंज्यूम हो रहा है। इस वजह से हाइड्रोनियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी। सारे ऑप्शंस आप एक एक करके देख लें। बी वाला ऑप्शन तो वैसे ही क्लियर नहीं है बट फॉर्चुनेटली हमें एक करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है और वो है थर्ड ऑप्शन। इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए सी। कमिंग टू द सेवेंथ क्वेश्चन, विच चेंज मस्ट रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सैंपल ऑफ नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी किस चेंज से बढ़ेगी? तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी आपको पता होना चाहिए, टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होती है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल का फॉर्मूला होता है 3/2 RT। जब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तब तक एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ने वाली नहीं है। सिर्फ प्रेशर बढ़ाने से, अगर हमने प्रेशर बढ़ाया विद कांस्टेंट टेम्परेचर तो काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी की बढ़ने की गारंटी तभी है जब टेम्परेचर बढ़े और वो बात हमें थर्ड ऑप्शन में दिखाई दे रही है। यहाँ पर पूछा गया मस्ट रिजल्ट, ज़रूरी हो इन काइनेटिक एनर्जी का बढ़ना। काइनेटिक एनर्जी का बढ़ना तभी ज़रूरी होगा जब टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखाई दे, जो कि अपन को क्वाइट क्लियरली थर्ड ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। कमिंग टू द 8th क्वेश्चन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम एंड द शेप ऑफ विल्किंसन्स कैटलिस्ट इज। विल्किंसन्स कैटलिस्ट हाइड्रोजनेशन फैल्कीन्स में यूज़ आता है और विल्किंसन्स कैटलिस्ट है RH PH3P होल थ्राइस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन लिगेंड है इसमें
एट द सेम टाइम क्लोराइड लिगेंड भी है। यहाँ पर रोडियम का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो DsP2 है, और DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण जो शेप है सेंट्रल एटम के अराउंड वो स्क्वायर प्लेनर है। ठीक है, वैसे भी 4D या 5D सीरीज के मेटल्स 4 कोऑर्डिनेशन नंबर शो करने पर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एक्वायर नहीं करते, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ही बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 9th क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक होमोजीनियस गैस फेज रिएक्शन का दिया हुआ है। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज फाइंड करना है रिएक्शन के लिए 27 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है ना, किलो कैलोरी में फाइंड करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो फॉर्मूला रिकॉल करिए। डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला -RT ln या फिर -2.303 R3 log K या log Kp, क्योंकि गैस फेज रिएक्शन है। R की वैल्यू लेनी है 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। टेम्परेचर केल्विन में 300, log Kp की वैल्यू log 10⁻³ ठीक है ना। ये 10⁻³ का -3 बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये कैलोरी में आ गया, इसको 1000 से डिवाइड करिए ताकि ये किलो कैलोरी में आए। ऐसा करने पर जब आप प्रोडक्ट लेंगे तो ये वैल्यू लगभग 4.14 किलो कैलोरी आएगी, जो कि बहुत क्लियरली 4th ऑप्शन में हमको नज़र आ रहा है। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू 4.14 किलो कैलोरी अप्रॉक्सीमेटली। 10th क्वेश्चन, नियोप्रीन रबर किस तरह का पॉलीमर है? पॉली हेलो ओलिफिन, ओलिफिन एल्कीन्स को कहते हैं, पॉलीब्यूटाडाइन, पॉलीइथाइल एक्राइलेट, पॉलीअमाइड। इसके लिए आपको इसके मोनोमर का पता होना चाहिए। और नियोप्रीन का जो मोनोमर है वो एक डाईइन ज़रूर है, बट एट द सेम टाइम उसमें हैलोजन सब्स्टिट्यूएंट भी लगा हुआ है। ठीक है ना, ये 2-क्लोरोब्यूटाडाइन है, तो ये हेलो भी है और एल्कीन भी है। इसके लिए बेटर क्लासिफिकेशन होगा पॉली हेलो ओलिफिन, इट इज़ नॉट सिंपली पॉलीब्यूटाडाइन। ठीक है, तो 10th क्वेश्चन का आंसर ए। कमिंग टू 11th क्वेश्चन, हमको कंपाउंड्स में से लोवेस्ट वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाला कंपाउंड आइडेंटिफाई करना है हाइड्रोक्साइड्स में से। ठीक है, तो जो एल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड्स होते हैं इनकी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पर बढ़ती जाती है। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड तो इनसॉल्यूबल है वाटर में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड स्पैरिंगली सॉल्यूबल है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी और ज़्यादा है। स्ट्रेंशियम हाइड्रोक्साइड और भी ज़्यादा सोल्यूबल। बेरियम हाइड्रोक्साइड मोस्ट सोल्यूबल। सॉल्युबिलिटी जो है वाटर में वो डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज़ हो रही है, ये एक पीरियोडिक ट्रेंड है। तो जो सबसे कम सॉल्यूबल है या काइंड ऑफ इनसॉल्यूबल है उसी की कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट सबसे कम होगा। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी से तो रिलेटेड है ही। अब फॉर्मूला भी एक जैसा है, एक जैसा फॉर्मूला जब होता है तो जिसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होती है उसी का KSP भी सबसे कम होता है। तो 11th क्वेश्चन का आंसर डी। कमिंग टू 12th क्वेश्चन, ब्रेडिक्स आर्क मेथड में कोलॉइडल सॉल्व बनाना है, उसमें ट्रेसेस ऑफ एल्कली NaOH या Na2CO3 ऐड कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा एक्चुअली इसलिए करते हैं ताकि OH- आयंस जो यहाँ से प्रोड्यूस हों वो एड्जॉर्ब हो जाएं। OH- ions are adsorbed on the metal particle surface। मेटल पार्टिकल्स के सरफेस पर OH- ions एड्जॉर्ब हो जाते हैं, और जब ऐसा हो जाता है तो फिर वो पास में नहीं आते, विच प्रिवेंट्स देम फ्रॉम कोएगुलेटिंग। पास में नहीं आते, लार्जर पार्टिकल्स बनाकर कोएगुलेट नहीं होते, इस तरह से सॉल्व स्टेबलाइज हो जाता है। 12th क्वेश्चन का आंसर बी होगा। कमिंग टू 13th क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन में अपन को वाई फाइनल प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है। तो पहले रिएक्शन में ब्रोमिनेशन करा रहे हैं अल्कोहल का, 2 डिग्री ब्रोमाइड बन जाएगा। फिर एक्वस NaOH से रिएक्शन करा रहे हैं,
ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, फिर से ब्रोमाइड हटकर OH माइनस ग्रुप आ जाएगा, तो फिर से जो स्टार्टिंग सबस्ट्रेट था वही मिल जाएगा, 2 प्रोपेनॉल। इस क्वेश्चन का आंसर की में रॉन्ग दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर क्वाइट क्लियरली सी होगा, 13th का आंसर सी। सो दिस वाज रॉन्ग इन द आंसर की प्रोवाइडेड बाय NTA। 14th क्वेश्चन में KO2 स्पेस कैप्सूल्स में, सबमरीन्स में और ब्रीदिंग मास्क में यूज़ करते हैं, ऐसा क्यों होता है? इसका रीज़न एक्चुअली इसका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होने वाला रिएक्शन है। KO2 बेसिक है नेचर में और कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है नेचर में, तो इनकी रिएक्शन होती है और इस रिएक्शन में पोटेशियम कार्बोनेट बनता है, एट द सेम टाइम ऑक्सीजन गैस भी बनती है। एक रिडॉक्स रिएक्शन भी है और काइंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है। तो इस रिएक्शन में CO2 इज गेटिंग कंज्यूम्ड एंड O2 इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड। तो CO2 का कंजम्पशन भी यूज़फुल है और ऑक्सीजन का प्रोडक्शन भी यूज़फुल है। तो इस क्वेश्चन के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन रहेगा डी, 14th का आंसर डी। 15th क्वेश्चन में अपन को करेक्ट IUPAC नेम आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले तो आप इन मेटल आयंस पर प्रेजेंट चार्ज आइडेंटिफाई कीजिए। जिंक हमेशा +2 चार्ज का आयन बनाता है, जिंक पर +2 चार्ज है। इस कॉम्प्लेक्स आयन पर ओवरऑल -2 चार्ज होगा, इस पर +2 चार्ज होगा। इसके कारण क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो +3 हो जाएगा, NCS- पर -1 चार्ज, ठीक है ना। क्रोमियम का स्टेट +3 और जिंक का +2। मोरओवर नेमिंग के दौरान कैटायन का नाम पहले लिखते हैं, एनायन का नाम बाद में लिखते हैं। तो जिंकेट बाद में आएगा, कैटायन का नाम पहले आएगा। ये सारी बातें अपन को फर्स्ट ऑप्शन में सही दिखाई दे रही हैं। बाकी ऑप्शंस में या तो मेटल पर चार्ज गलत दिखाया गया है या फिर एनायन को पहले नेम कर दिया गया है। एनायन को पहले नेम करना ऑब्वियसली रॉन्ग है। 15th का आंसर ए। 16th क्वेश्चन पर आते हैं। HBr किसके साथ फास्टेस्ट रिएक्ट करेगा? उसका जवाब है 3 डिग्री अल्कोहल के साथ, क्योंकि HBr के साथ जो अल्कोहल की रिएक्शन होती है वो कार्बोकेटायन फॉर्मेशन के थ्रू प्रोसीड करती है और कार्बोकेटायन 3 डिग्री वाला ही सबसे स्टेबल बनेगा, फास्टेस्ट बनेगा। ये 3 डिग्री अल्कोहल है। प्रोपेन 1-ऑल 1 डिग्री अल्कोहल है। प्रोपेन 2-ऑल 2 डिग्री अल्कोहल है। 2-मिथाइल प्रोपेन 1-ऑल फिर से 1 डिग्री अल्कोहल है। तो फास्टेस्ट रिएक्शन 3 डिग्री अल्कोहल के साथ होगी। ए ऑप्शन आंसर होगा। कमिंग टू 17th क्वेश्चन। सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर आयोडाइड इन NaI सोल्यूशन इज लेस देन दैट इन प्योर वाटर। AgI पानी में जितना डिजॉल्व होता है NaI में उससे कम, सोडियम आयोडाइड के सोल्यूशन में उससे कम डिजॉल्व होता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण बहुत ही साफ नज़र आ रहा है। इसका कारण है कॉमन आयन इफेक्ट। जो आयन्स सिल्वर आयोडाइड को डिजॉल्व करके प्रोड्यूस करने हैं, अगर वो आयन सोल्यूशन में पहले से ही प्रेजेंट हों, जब बिगिनिंग में सिल्वर आयोडाइड ऐड किया उस समय से ही आयोडाइड आयन्स प्रेजेंट हों, तो फिर सिल्वर आयोडाइड की सॉल्युबिलिटी सप्रेस हो जाएगी। दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द लीच-एटेलियर्स प्रिंसिपल एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज द कॉमन आयन इफेक्ट। तो AgI और NaI में एक आयन कॉमन है, I- आयन। अगर सोडियम आयन आयोडाइड पहले से ही प्रेजेंट रहा तो आयोडाइड आयन पहले से प्रेजेंट रहेगा, और आयोडाइड आयन प्रेजेंट रहा तो सिल्वर आयोडाइड का डिसोल्यूशन कम हो जाएगा। इसका रीज़न है कॉमन आयन इफेक्ट। कमिंग टू 18th क्वेश्चन। द कंपाउंड विच रिएक्ट्स विद बोथ HCl एंड NaOH इज, दोनों से रिएक्ट करना चाहिए तो हमें एम्फोटेरिक कंपाउंड चाहिए। कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक है, कैल्शियम ऑक्साइड इज बेसिक। कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक। जिंक ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक। ये दोनों से रिएक्ट करेगा, दोनों के साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। N2O5 फिर से एसिडिक है, ठीक है। तो इसका आंसर होना चाहिए सी, जिंक ऑक्साइड। कमिंग टू 19th क्वेश्चन। द हैलाइड विच इज इनर्ट टू वाटर। कौन सा हैलाइड वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा? PCl5 तो करता है। PCl5 वाटर से रिएक्ट करके अल्टीमेटली फॉस्फोरिक एसिड बनाता है अपार्ट फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ HCl। ऐसे ही
SiCl4 के रिएक्शन से सिलिसिक एसिड बनता है HCl के बनने के अलावा। BCl3 के वाटर से रिएक्शन पर H3BO3 बनता है ऑर्थोबोरिक एसिड अपार्ट फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ HCl। लेकिन SF6 वाटर से रिएक्ट नहीं करता क्योंकि यहाँ पर सल्फर के अराउंड स्टेरिक हिंड्रेंस है। ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन नंबर सल्फर के अराउंड 6 हो चुका है। वाटर से रिएक्ट करने के लिए यहाँ पर 7 ग्रुप्स आने पड़ेंगे सल्फर के अराउंड, जिसमें हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, रिपल्शंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो स्टेरिक हिंड्रेंस अराउंड सल्फर एटम इज द रीज़न फॉर नो रिएक्शन विद H2O। ठीक है, 19th क्वेश्चन का आंसर जाएगा B। कमिंग टू 20th क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन में एक सॉल्यूट NaNO3 को 90% डिसोसिएट बताया गया, वाटर में इसका 0.85% एक्वा सोल्यूशन लिया है। इस एक्वा सोल्यूशन की ऑस्मोटिक प्रेशर बतानी है 300 केल्विन पर। यहाँ पर सबसे पहले तो अपन को मोलैरिटी फाइंड करनी पड़ेगी। परसेंटेज बाय मास दिया हुआ है, इसको मोलैरिटी में बदलने के लिए हमें डेंसिटी चाहिए थी। डेंसिटी गिवन ना हो तो डेंसिटी अज्यूम कर लेनी चाहिए। एक्वस सोल्यूशन की डेंसिटी अज्यूम कर सकते हैं 1 ग्राम पर ml। इसका मतलब अगर मैं 1000 ग्राम सोल्यूशन लूँ तो उसका वॉल्यूम भी 1 लीटर होगा, और 1000 ग्राम सोल्यूशन अगर लूँगा तो उसमें NaNO3 कितना होगा? NaNO3 इसमें 0.85% होगा, 0.85% of 1000 grams. That will come out to be 8.5 grams. सोडियम नाइट्रेट का मोलर मास होता है 85 ग्राम्स पर मोल। 8.5 ग्राम्स को 85 ग्राम्स पर मोल से जब आप डिवाइड करेंगे तो वो वैल्यू आएगी 0.1 मोल्स। अब अपन अप्लाई कर सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की इक्वेशन। 90% डिसोसिएट होने पर अपन वैन टॉप फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। NaNO3 के लिए वैन टॉप फैक्टर 1 + अल्फा है, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 1.9। तो पाई इज इक्वल टू CRT, ये फॉर्मूला अब अपन अप्लाई करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन है नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। 1 लीटर सोल्यूशन में हमने देखा 0.1 मोल्स आ रहे हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन 0.1 हो गई। R की वैल्यू ली 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, और टेम्परेचर की वैल्यू 300 केल्विन। और इसको I से भी मल्टीप्लाई करना होगा, I से मल्टीप्लाई करना रह गया 1.9 से। ठीक है, इस तरह की कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो आपको 2.46 को 1.9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2.46 into 1.9 will come out to be approximately 4.67 atmosphere, which is quite clearly the first option, A option। 21st क्वेश्चन पर आते हैं। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किसके लिए अधिकतम होती है, किस आयन के लिए सबसे ज़्यादा होती है? तो इसके लिए अपन को स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का थोड़ा आइडिया होना चाहिए। NO2 माइनस है, यहाँ पर NO2 माइनस होना चाहिए। ये तीनों के तीनों वीक फील्ड लिगेंड्स हैं। साइनाइड आयन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ही सबसे ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग करेगा। 21st क्वेश्चन का आंसर होगा D। कमिंग टू 22nd क्वेश्चन। मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन नाइट्रेशन ऑफ N डाइमिथाइल एनिलीन विद concentrated H2SO4 HNO3 मिक्सचर इज। तो यहाँ पर होता क्या है, जैसा कि एनिलीन के नाइट्रेशन में हुआ था, एनिलीन का नाइट्रोजन प्रोटोनेट हो गया था, वैसे ही स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में जब नाइट्रेशन कराते हैं तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन प्रोटोनेट हो जाएगा, और प्रोटोनेट होने के बाद अब ये जो ग्रुप बचा है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने के कारण अब ये मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ से अगर अपन नाइट्रेशन करें और फाइनली फिर डीप्रोटोनेशन करें तो
तो मेटा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट मिलना चाहिए, जो कि अनएक्सपेक्टेड है। फैक्ट्स पता होने पर ही ये क्वेश्चन हम सही कर पाएंगे। 22nd क्वेश्चन का आंसर ए जाएगा। कमिंग टू 23rd क्वेश्चन, एक डायबेसिक एसिड है, एक डायबेसिक एसिड जिसका मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, उसका कितने ग्राम्स लेने होंगे, प्रेजेंट होंगे 100 ml सोल्यूशन में, जिसकी स्ट्रेंथ डेसी नॉर्मल है। सबसे पहले तो समझिए डेसी नॉर्मल का मतलब क्या है। डेसी नॉर्मल का मतलब है 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन। अब आपको ये भी पता होगा कि नॉर्मेलिटी होती है n फैक्टर टाइम्स या x फैक्टर टाइम्स मोलैरिटी। यहाँ से फिर हम मोलैरिटी फाइंड कर सकते हैं। डेसी नॉर्मल मतलब 0.1 नॉर्मल, सेंटी नॉर्मल बोलता तो 0.01 नॉर्मल होता, ठीक है ना। n फैक्टर 2 होगा, डायबेसिक एसिड के लिए n फैक्टर 2 होता है। तो यहाँ से अपन को मोलैरिटी मिल गई, ठीक है, मोलैरिटी मिल गई। इसको अब मैं वैल्यू मल्टीप्लाई कर देता हूँ वॉल्यूम से, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिल जाएंगे, और मोल्स ऑफ सॉल्यूट को फिर मल्टीप्लाई कर देता हूँ मोलर मास से, 200 ग्राम्स पर मोल। ऐसा करने से हमें ग्राम्स ऑफ एसिड मिल जाएंगे। जब आप ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये वैल्यू फाइनली आएगी 1 ग्राम्स। इसका मतलब डेसी नॉर्मल स्ट्रेंथ के सॉल्यूशन में अपन को 1 ग्राम डायबेसिक एसिड डिसॉल्व करना होगा। 24th क्वेश्चन, कौन से कंपाउंड में सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर है। तो यहाँ पर अपन को याद करना पड़ेगा फजान्स रूल्स को। फजान्स रूल्स के अकॉर्डिंग जो कैटायन है, कैटायन पर ही फोकस करेंगे क्योंकि एनायन हर केस में सेम है। तो कैटायन लार्जर साइज्ड, कैटायन जितना स्मॉलर साइज होगा और चार्ज उस पर जितना ज़्यादा होगा, जितना स्मॉलर साइज्ड होगा और चार्ज जितना ज़्यादा होगा, उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। और पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी तो उसके बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पर अपन को एक्चुअली लार्जर साइज्ड कैटायन ढूंढना है, लार्जर साइज्ड कैटायन विद स्मॉलर चार्ज। फॉर मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर हमें चाहिए लार्जर साइज्ड कैटायन विद लेसर चार्ज। तो फर्स्ट वाले में Pb4+ आ रहा है, सेकंड वाले में Pb2+ आ रहा है, थर्ड वाले में Sn4+ है और फोर्थ वाले में Sn2+ है। तो लार्जर साइज्ड कैटायन विद लेसर चार्ज अगर मैं ढूंढने जाऊं तो वो मुझे सेकंड केस में दिखाई दे रहा है। इस कंपाउंड में सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा। कमिंग टू 25th क्वेश्चन, व्हेन द रिएक्शन कम्स एट इक्विलिब्रियम व्हाट इज़ द सेल वोल्टेज। यहाँ पर अपन को कंफ्यूज नहीं होना है, अपन से E0 सेल नहीं पूछा है। रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आने का मतलब डेल्टा G 0 हो गया, Q K के बराबर हो गया। डेल्टा G 0 होने पर सेल पोटेंशियल भी 0 हो जाएगा बिकॉज द सेल हैज़ गॉट डिस्चार्ज्ड। कमिंग टू 26th क्वेश्चन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। PH4+ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। PH4 टेट्राहेड्रल है NH4+ आयन की तरह, और PH3 को प्रोटोनेट करने पर मिलता है। ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट सही है। सेकेंड स्टेटमेंट, PH4i इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल सॉल्ट्स, one of the most stable salts containing the phosphonium ion. It is also more stable than the ammonium salts. ये वाला स्टेटमेंट क्यों क्वाइट क्लियरली रॉन्ग है। अमोनियम सॉल्ट ज़्यादा स्टेबल होते हैं। फॉस्फोरस और हाइड्रोजन के बॉन्ड के मुकाबले नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड भी स्ट्रॉन्गर होता है। तो थर्मली अमोनियम सॉल्ट्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं, फॉस्फोनियम सॉल्ट्स कम स्ट्रॉन्गर होते हैं। बाकी स्टेटमेंट्स अपने आप में सही दिए हुए हैं, तो आंसर जो मार्क करेंगे वो सेकंड ऑप्शन आंसर होगा, ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमको आइडेंटिफाई करना था। 27th क्वेश्चन पर आते हैं। रेडियल नोड्स आइडेंटिफाई करने हैं। रेडियल नोड्स का फॉर्मूला क्या है, N - L - 1,
3s के लिए अप्लाई किया 3 माइनस 0 माइनस 1 2, 3p के लिए अप्लाई किया 3 माइनस 1 माइनस 1 1 2 कॉमा 1, थर्ड ऑप्शन। 28th क्वेश्चन पर आते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन के पीछे टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी है और ब्यूट-2-ईन की जो स्टेबिलिटी है उसके पीछे हाइपर कॉन्जुगेशन में किस तरह का डीलोकलाइजेशन इन्वॉल्व है। तो अगर मैं टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन पर फोकस करूं तो इसमें होता ये है कि जो कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज है, जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, उसके पास वाला कार्बन जिसको अपन अल्फा कार्बन कह सकते हैं, उसका जो CH बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड एम्प्टी ऑर्बिटल में दिया जाता है। मतलब एक सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक एम्प्टी p ऑर्बिटल में दिया जाता है, कार्बन की वो ऑर्बिटल जो अभी तक एम्प्टी है, क्योंकि ये कार्बन sp2 हाइब्रिड है अभी, और sp2 हाइब्रिड केस में एक p ऑर्बिटल तो बचेगी अनहाइब्रिड, उसी में इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया जा रहा है। सिग्मा टू p एम्प्टी, सिग्मा टू p एम्प्टी, यही बात अगर हम देख लें तो हम आंसर मार्क कर सकते हैं। ये बात सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में दिखाई दे रही है। सिग्मा टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन ब्यूट-2-ईन में होता है। ब्यूट-2-ईन में इस तरह की बातें हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पे समझ सकते हैं। ब्यूट-2-ईन में ये जो CH बॉन्ड का सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये इस वाले कार्बन के एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल में दिया जाता है, डोनेट किया जाता है। तो ये सिग्मा टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉन डोनेशन है। ऐसा होने पर फिर ये C पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ध्यान रहे, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाने पर बॉन्ड ब्रेक होगा, और वही हम ऑब्जर्व भी करते हैं। ब्यूट-2-ईन में हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स लिखते समय पाई बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और एक नया पाई बॉन्ड बनाते भी हैं। तो 28 का आंसर A। कमिंग टू 29th क्वेश्चन, फेरस सल्फेट हीट करने पर क्या देता है। ये तो एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। फेरस सल्फेट हीट करने पर एक रिडॉक्स रिएक्शन अंडरगो करता है, जिसमें फेरस आयंस खुद फेरिक आयंस में बदल जाते हैं, सल्फर रिड्यूस हो जाता है, SO2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, इस तरह के प्रोडक्ट्स बनेंगे यहाँ पर, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। 29th का आंसर C, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। 2,4-DNP किस तरह से बनता है, हाइड्राजीन की किससे रिएक्शन होती है। 2,4-DNP का मतलब है 2,4 डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, ये इसका पूरा नाम है। हाइड्राजीन होता है NH2NH2, इसकी रिएक्शन कराते हैं क्लोरोबेंजीन से, पर उस क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन ग्रुप के रिस्पेक्ट में 2 और 4 पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप्स लगे हुए हैं। बस इस रिएक्शन में फिर HCl का लॉस होता है और एक तरह से ये NH2NH2 ग्रुप इस डायनाइट्रोफिनाइल ग्रुप के साथ जुड़ जाता है। इसको 2,4-DNP हाइड्राजीन कहते हैं, 2,4 डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। ये एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को आइडेंटिफाई करने में टेस्ट में काम आता है। तो अपन को जो सब्सटेंस रिएक्ट कराना है हाइड्राजीन से, वो अपन को कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, क्वाइट क्लियरली थर्ड ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। 30th क्वेश्चन का आंसर C। 31st क्वेश्चन, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करने पर नेफ्थलीन 1 सल्फोनिक एसिड क्या देता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें नोट करने वाली हैं, एक तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा हीटिंग। तो 1 सल्फोनिक एसिड तो ये है, नेफ्थलीन 1 सल्फोनिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेने पर ये प्रोसेस एक्चुअली रिवर्स हो जाती है और ये SO3H ग्रुप हट जाता है, और उसके बाद जब अपन हीट करते हैं तो वापस सल्फोनेशन होता है, लेकिन इस बार एक ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। ध्यान रहे, हायर टेम्परेचर्स पर थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट्स
बनते हैं और लोअर टेम्परेचर्स पर काइनेटिक प्रोडक्ट्स। तो ये जो सेकंड वाला प्रोडक्ट है ये ज़्यादा स्टेबल है, नैफ्थलीन 2 सल्फोनिक एसिड। ये आइसोमेराइजेशन रिएक्शन है, ये थर्मली स्टेबल प्रोडक्ट है, इसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट। और जो प्रोडक्ट थर्मोडायनेमिकली ज़्यादा स्टेबल ना हो लेकिन काइनेटिकली फास्टर बन पाए उसको बोलते हैं काइनेटिक प्रोडक्ट्स। 31st क्वेश्चन का आंसर बी। 32nd क्वेश्चन, रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल्स का ऑर्डर बनाना है। रिड्यूसिंग पावर जज करने के लिए आप ई नॉट वैल्यू को देखिए। ई नॉट वैल्यू जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी, कैल्शियम आयंस के इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी उतनी कम होगी और कैल्शियम के इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, और जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होगी उतना ही अच्छा वो मेटल रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाएगा, उसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी ही ज़्यादा मानी जाएगी। तो सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर कैल्शियम की है और सबसे कम रिड्यूसिंग पावर निकल मेटल की है। तो निकल सबसे पीछे दिखना चाहिए और कैल्शियम सबसे आगे दिखना चाहिए। ये बात हम सिर्फ सेकंड ऑप्शन में देख सकते हैं। ठीक है, 32nd का आंसर बी। 33rd क्वेश्चन, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बनाना है। यहाँ पर हीट करने पर कौन कौन सा कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा सबसे स्टेबल और कौन सा सबसे कम स्टेबल है। तो बेरिलियम कार्बोनेट में डिसिमिलर साइज्ड आयंस हैं। डिसिमिलर साइज्ड आयंस, और आयंस के साइज में अगर डिसिमिलैरिटी होती है तो फिर कंपाउंड लेस स्टेबल बनता है, थर्मोडायनेमिकली हीट करने पर ब्रेक हो जाता है। और K2CO3 मोस्ट स्टेबल है। कैल्शियम कार्बोनेट हीट करने पर डिकम्पोज ज़रूर करता है लेकिन वो बेरिलियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट से ज़्यादा स्टेबल है। तो सबसे स्टेबल 1, उसके बाद थर्ड नंबर पे थर्ड कंपाउंड कैल्शियम कार्बोनेट, फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट और लीस्ट स्टेबल है बेरिलियम कार्बोनेट। ठीक है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। 34th क्वेश्चन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स दे रखे हैं, इनफैक्ट डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स दे रखे हैं और किस किस केस में साइक्लिक एनहाइड्राइड्स बन जाएंगे हमको देखना है। तो फर्स्ट वाला जो कंपाउंड है, साइक्लिक एनहाइड्राइड्स बनने के लिए बेसिकली ये देखना ज़रूरी है कि रिंग जो है वो 5 या 6 मेंबर्ड बन रही है या नहीं। अगर डिहाइड्रेशन करने पर 5 या 6 मेंबर्ड रिंग बन पाती है तो फिर वो साइक्लिक एनहाइड्राइड्स बनाएंगे, जैसे ये कंपाउंड। ठीक है, इसको अगर मैं हीट करूं तो 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी। हीट करने पर, डिहाइड्रेशन करने पर 6 मेंबर्ड रिंग बन रही है। तो फर्स्ट वाले कंपाउंड का डिहाइड्रेशन हो जाएगा। सेकंड वाले केस में डिहाइड्रेशन करने पर 4 मेंबर्ड रिंग बनेगी। आप बना के देखिएगा। सही, थर्ड वाले केस में डिहाइड्रेशन करने पर 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी। एक ये वाला कार्बन, एक ये वाला कार्बन, एक ये वाला कार्बन और एक ये वाला कार्बन, 4 तो कार्बन होंगे उस रिंग में और एक ऑक्सीजन होगा, तो 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी। फोर्थ वाले केस में अगर अपन डिहाइड्रेशन कर दें तो 1, 2, 3 एंड 1 ऑक्सीजन, 4 मेंबर्ड रिंग बनेगी। तो 4 मेंबर्ड रिंग्स लेस स्टेबल होती हैं, तो सेकंड और फोर्थ का डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। फर्स्ट और थर्ड का डिहाइड्रेशन होना चाहिए और एनहाइड्राइड बनना चाहिए इजीली। तो फर्स्ट और थर्ड इसका सही कॉम्बिनेशन है जो कि सेकंड ऑप्शन में नज़र आ रहा है। 35th क्वेश्चन, हीट ऑफ कंबशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। कंबशन की प्रोसेस हमेशा एक्सोथर्मिक होती है, हमेशा ही एक्सोथर्मिक होती है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियरली रॉन्ग है। कंबशन सिर्फ गैशियस सब्सटेंसेस का कर सकते हैं ऐसा भी नहीं है, सॉलिड्स का भी कंबशन किया जा सकता है। और हीट ऑफ कंबशन टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगा, ये भी बात सही नहीं है। रिएक्शंस के एंथैल्पी चेंजेस टेम्परेचर चेंज करने से कुछ ना कुछ तो अमाउंट में चेंज होते ही हैं। हाँ,
कंबशन हमेशा एक्सोथर्मिक है, ये बात सही है। 35th क्वेश्चन का आंसर सी होगा। 36th क्वेश्चन, यहाँ पर हमको एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दी गई है। 1/8 कॉन्सेंट्रेशन हो जाने पर या 1/10 कॉन्सेंट्रेशन हो जाने पर जो टाइम लगता है उसका रेशियो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर अपन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की इक्वेशन यूज़ करते हैं, ln A0/AT इक्वल्स KT। इसको 2 बार अप्लाई करें, एक बार कॉन्सेंट्रेशन 1/8 हो गई, मतलब जो AT है वो A0/8 हो गया। ऐसा करने पर लेफ्ट में ln 8 आ जाएगा और राइट में K टाइम्स T1/8। ऐसे ही जब कॉन्सेंट्रेशन A0/10 हो गई तो इक्वेशन बन जाएगी ln 10 इज इक्वल टू K T1/10। ये वाली 2 इक्वेशंस हमको यूज़ करनी है और रेशियो फाइंड करना है। रेशियो फाइंड करने के लिए अगर मैं फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दूं तो काम हो जाएगा। ln 8/ln 10 इक्वल्स टू K से K कैंसिल, T1/8/T1/10। ऊपर नीचे ln मत कैंसिल कर देना, वो ब्लंडर हो जाएगा। हाँ, 2.303 का फैक्टर ज़रूर कैंसिल कर सकते हो और उन दोनों को लॉग में बदल सकते हो। और यही हमारा रिक्वायर्ड रेशियो है। log 1/8 की वैल्यू आप देखेंगे 0.9 आती है, log 10 की वैल्यू 1 होती है। यही रिक्वायर्ड रेशियो है 0.9, which we can see in option C। 37th क्वेश्चन, एनिलीन को मिथाइल अमीन से डिस्टिंग्विश करना है, किससे रिएक्शन कराई जाए? एनिलीन मतलब एरोमेटिक अमीन और मिथाइल अमीन में डिफ्रेंशिएट करना है एक्सपेरिमेंटली। किस तरह से करें? पैराटोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड मतलब हिंसबर्ग टेस्ट करें। हिंसबर्ग टेस्ट में तो दोनों एक जैसा रिएक्ट करेंगे, वो टेस्ट तो इन दोनों में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा। SnHCl से दोनों ही रिएक्ट नहीं करेंगे, एसिटाइल क्लोराइड से दोनों रिएक्ट करेंगे। लेकिन जो सेकंड वाला केस है, बी वाला केस, उसमें थोड़ा डिफरेंस क्रिएट होगा। अगर अपन एनिलीन लें और उसको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट करें, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में, और फिर उसकी रिएक्शन कराएं बीटा नेफ्थॉल से, तो फिर अपन को एक ऑरेंज कलर डाई ऑब्टेन होता है। यहाँ पर एक कपलिंग रिएक्शन होती है, जबकि CH3N2Cl डिकम्पोज होकर CH3OH में बदल जाएगा और वो बीटा नेफ्थॉल से रिएक्ट नहीं करेगा, नो रिएक्शन। तो सेकंड वाला कॉम्बिनेशन डिस्टिंग्विश करने में काम आ सकता है। 38 क्वेश्चन, C2 एपीमर बताना है डी ग्लूकोज का। C2 एपीमर का मतलब है कि C2 सेकंड नंबर के कार्बन पर अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स डिफरेंट है। ग्लूकोज का जो C2 एपीमर होता है वो एक्चुअली डी मैनोज होता है। ये है डी ग्लूकोज, ये इनके कार्बन की नंबरिंग। आपको इसका मिरर इमेज नहीं लेना है, बस सेकंड नंबर के कार्बन पर ग्रुप्स का ओरिएंटेशन एक्सचेंज कर देना है, ऑपोजिट कर देना है। बाकी सभी कार्बन्स पर जो अरेंजमेंट है वो सेम रहेगा। इस कंपाउंड का नाम है डी मैनोज। ये बात अपन को फैक्चुअली पता होनी चाहिए। 38 क्वेश्चन का आंसर डी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन ऑन एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन फॉर्म्स 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल। तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट दे रखा है, रिएक्टेंट अपन को पहचानना है। 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल, तो ये कंपाउंड है। ये किसके हाइड्रेशन से बनेगा? ये एक्चुअली आइसोब्यूटीन के हाइड्रेशन से बनेगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही कार्बन पर 3 मिथाइल ग्रुप्स लाने हैं। वो फर्स्ट वाले केस में ही पॉसिबल है और किसी केस में पॉसिबल नहीं है। आप लोग चेक करके देखें। 40th क्वेश्चन, किस केस में बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है? बैक बॉन्डिंग का मतलब एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे। तो BF3 में इस तरह की बैक बॉन्डिंग होती है।
BF3 में फ्लोरीन का लोन पेयर बोरॉन के एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, बैक बॉन्डिंग BF3 में होती है। और ऐसी बैक बॉन्डिंग SiH3 होल थ्राइस N में भी हो सकती है। यहाँ पर सिलिकॉन के एम्प्टी d ऑर्बिटल में नाइट्रोजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। NH3 में कोई बैक बॉन्डिंग नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जाना चाहिए D। 41st क्वेश्चन, कॉपर के एक्सट्रैक्शन में जो स्लैग मिलता है कॉपर पायराइट से, जब कॉपर ऑब्टेन करते हैं उसमें क्या बना होता है? तो वो जो स्लैग ऑब्टेन होता है वो बेसिकली FeSiO3 का होता है। Cu2S को Cu2O में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। फिर वो Cu2O जो है वो FeS से रिएक्ट करता है और उसको FeO में बदलता है। FeO SiO2 से रिएक्ट करके FeSiO3 बनाता है स्लैग, जिसको अपन एज एन इम्प्योरिटी रिमूव कर सकते हैं। 42nd क्वेश्चन में अपन को टाइप ऑफ यूनिट सेल या क्रिस्टल सिस्टम आइडेंटिफाई करना है। इसमें आप देखेंगे कि A और B इक्वल हैं, A and B are equal but not equal to C. Alpha equal to beta equal to 90 डिग्री but gamma is 120 डिग्री। इक्वल साइड्स के बीच का एंगल 120 डिग्री। ये हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम का यूनिट सेल ही हो सकता है, ठीक है ना। आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए कि किस तरह के क्रिस्टल सिस्टम में डायमेंशंस के बीच में क्या रिलेशन होता है। 43rd क्वेश्चन, मॉर्फिन एंड हीरोइन दोनों ही नार्कोटिक ड्रग्स हैं। हीरोइन जो है वो मॉर्फिन से ही ऑब्टेन कर सकते हैं। ये तो एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, जब तक आपको पता ना हो तब तक आप ये क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर सकते। मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से हीरोइन बनता है। मॉर्फिन के OH ग्रुप्स रिप्लेस कर देते हैं एसिटाइल ग्रुप्स से, तो मॉर्फिन हीरोइन में कन्वर्ट हो जाती है। 44th क्वेश्चन, XeF2 के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट। XeF2 का स्ट्रक्चर लीनियर है, करेक्ट स्टेटमेंट है। हाइड्रोलाइज हो जाता है XeF2, वाटर से रिएक्ट करता है, डेफिनेटली रिएक्ट करता है, ठीक है। Cl- और I- को Cl2 और I2 में ऑक्सीडाइज करता है, खुद रिड्यूस हो जाता है, Cl+ एक्सेप्ट कर लेता है। ये बात भी सही है। इट कैन नॉट एक्ट एज एन F- डोनर, ये बात सही नहीं है। XeF2 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड को या फिर आर्सेनिक फ्लोराइड को फ्लोराइड आयन डोनेट करता है और एक आयनिक कंपाउंड बनता है सॉलिड स्टेट में, XeF+ AsF6-, ठीक है ना। इस रिएक्शन में XeF2 एक फ्लोराइड आयन का डोनर है, तो ये डोनर की तरह एक्ट करता है। 4th स्टेटमेंट रॉन्ग है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 45, a reagent which reacts differently with formaldehyde, acetaldehyde and acetone। वैसे तो फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और एसीटोन की रिएक्शन इन सभी के साथ हो जाती है, बट NH3 के साथ होने वाली रिएक्शन डिफरेंट वे में होती है। HCHO NH3 के साथ कंबाइन करके यूरोट्रोपिन नाम का एक कंपाउंड बनाता है, जो कि RDX के लिए स्टार्टिंग मटेरियल होता है, एक्सप्लोजिव RDX के लिए। एसिटल्डिहाइड की NH3 के साथ रिएक्शन अगेन एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, जिसमें फाइनली हमें ये प्रोडक्ट मिलता है। और एसीटोन की अमोनिया के साथ जो रिएक्शन होती है उसमें 2 एसीटोन मॉलिक्यूल्स कंज्यूम होते हैं फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, और फाइनली प्रोडक्ट बनता है CH3 CCH3 NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो अमोनिया का रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और एसीटोन के साथ डिफरेंट वे में होता है, ऑल्दो रिएक्शन तीनों ही करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4th ऑप्शन NH3। सो दैट्स इट अबाउट टुडेज टेस्ट पेपर। ओवरऑल ये टेस्ट पेपर मुझे अबव एवरेज लेवल का लगा। जिस तरह के क्वेश्चंस अभी तक आते रहे उससे बेटर लेवल के क्वेश्चंस थे, थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल रेज़ किया गया था। आई थिंक एनी स्कोर
in excess of 150 is very good in this test paper, and scoring below 130 for a well prepared student is going to be kind of unsatisfactory, not something that you should be proud of. Then you have to work harder. टेस्ट पेपर में 145, 150, 155 तक इजीली स्कोर किए जा सकते हैं अगर आपने वेल राउंडेड प्रिपरेशन की हुई है, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ टेस्ट पेपर। मिलेंगे किसी और टेस्ट के डिस्कशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।